नमस्कार, स्वागत है आपका इस आपदा प्रबंधन। अभी तक हम लोग आपदाओं का ज़िक्र करते रहे हैं। आज सारी आपदाओं को समेकित रूप से, सम्मिलित रूप से प्रबंधित करने का कार्य करेंगे। देखेंगे कि कैसे इसका प्रबंधन किया जा सकता है। के बारे में पर्याप्त जानकारी हमारे पास आ चुकी है, जितना कि हमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। इसमें दिक्कत ये है कि नई-नई आपदाओं और नए-नए ऐसे इंसिडेंट्स के साथ आपको थोड़ा-सा अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि हर आपदा, हर इंसिडेंट, हर फिनोमिना का अपना एक विज्ञान होता है। उस विज्ञान को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो उस स्तर पर आप केवल मैगज़ीन और अखबार के माध्यम से ही काम चला सकते हैं। बाकी जो मोटे तौर पर आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता आपकी इस पूरे क्लास से पूरी हो जाएगी। मेन उद्देश्य हमारा है कि आपदा प्रबंधन का जो 1 या 2 सवाल आता है मेंस में, उन सवालों को हैंडल कर पाएँ, उन सवालों का आंसर कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, और उसके लिए ही हम लोग पिछले 7-8 क्लास से लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उस प्रयास के खत्म होने का दिन है, मतलब कि आज आपकी आखिरी क्लास है आपदा प्रबंधन की। तो आपदा प्रबंधन के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, और जो कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं, उन सबको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे उनको एकत्रित करना है, और किस तरीके से आंसर में पिरो देना है, आज की क्लास का उद्देश्य होगा। यानी कि आज की क्लास का जो आपका हिस्सा है, आज की क्लास आपके सारी क्लासेस से मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ज़्यादा कंसर्न की डिमांड करती है, ज़्यादा सावधानी की डिमांड करती है, और ज़्यादा आपको थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। प्रबंधन का मेन उद्देश्य था, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टॉपिक में लाया गया था, जब हमारे सिलेबस में आपदा प्रबंधन को डाला गया था, तो इसका जो बेसिक उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था, वो ये था कि देश के अलग-अलग हिस्से में जिस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएँ घटित हो रही हैं, और उन घटित होती हुई घटनाओं में प्रभावित होने वाली जनसंख्या, प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था, प्रभावित होने वाली पर्यावरणीय व्यवस्था, प्रभावित होने वाली सामाजिक संरचना, और प्रभावित होने वाली कल्चरल या सांस्कृतिक संरचना हमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, उनकी मात्रा बढ़ रही है, उनका क्षेत्र बढ़ रहा है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, और साथ ही साथ उनके बीमार होने या उनके प्रभावित होने की तीव्रता, गहनता भी बढ़ती जा रही है। अगर मान लेते हैं कि पहले किसी चोट से किसी व्यक्ति के हाथ में तकलीफ हो जाती थी, हाथ टूट जाता था, तो अब उस चोट से क्या हो रहा है, हाथ, पैर और शरीर के कुछ अंग भी खराब हो जा रहे हैं। इसी को तीव्रता कहते हैं। तो इंटेंसिटी, घायल होने की जो गहनता है, जो जो एक गंभीरता है, तो वह भी ज़्यादा हमारी होती जा रही है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में ये लाया गया था कि भाई देश के अलग-अलग हिस्से जब इस तरीके की आपदाओं से प्रभावित होते रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको मैनेज करने में चला जाता है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बार जाने के बाद वापस आती नहीं है। जैसे जिन लोगों की मृत्यु हो गई, आप मुआवज़ा देकर उनको वापस नहीं कर सकते। उसकी जो एक इकोनॉमी के अलावा जो दूसरी वैल्यू थी, जैसे एक परिवार के सदस्य का मूल्य केवल पैसों में नहीं होता, इकोनॉमी में नहीं होता है। परिवार के एक सदस्य का मूल्य कई सारी चीज़ों में होता है। इसीलिए तो यही तो कारण है ना कि मृत प्राय व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ जाता है घर में, और उसके इलाज में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का खर्च भी आता है, तो परिवार के सदस्य अपनी हैसियत के अनुसार उसके इलाज में कोताही नहीं बरतते। जबकि उनको पता है कि अगर इनको हम लोग 10 लाख लगा के बचा भी लेंगे, तो 1 आध साल में ये निपट ही लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका केवल आर्थिक मूल्य नहीं है, जबकि वह व्यक्ति ना तो प्रोडक्टिव रह गया होगा घर के लिए, ना कोई काम कर रहे होंगे घर के लिए, बल्कि घर वालों को उनकी सेवा ही करनी पड़ती होगी, उनमें ज़्यादा ध्यान लगाने पड़ता होगा, उनमें निवेश ज़्यादा है, उनसे रिटर्न कम है। लेकिन इन सारी पर्सपेक्टिव को हम लोग केवल इकोनॉमी के नज़रिए से तो नहीं देख सकते ना। इसी तरीके से कुछ पर्यावरण का विनाश हो जाता है, कुछ मवेशियों की जान चली जाती है, कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ धन संपत्ति का नाश हो जाता है, उसमें से कुछ ही चीज़ें रिकवर हो पाती हैं। मान लीजिए कि किसी का लॉस हो गया बिज़नेस में 10 लाख का, या ऐसे समझिए कि कोई एक बिजनेसमैन थे, वो अपने बैग में 10 लाख रुपए लेकर कहीं जा रहे थे। लुटेरों की नज़र उन पे पड़ी, उनके उनकी जानकारी उन तक पहुंची, और उन लोगों ने छीना झपटी करते हुए उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी और 10 लाख रुपया लेकर फरार हो गए। अब जो उनके सदस्य हैं, अगर बिजनेस उनका ठीक से संभाल लेते हैं, तो 10 लाख रुपए तो कई बार आ जाएंगे घर में। लेकिन वह सदस्य जो उस गोली का शिकार होकर चला गया, वो वापस लौट के नहीं आएगा। उसकी कोई इकोनॉमिक मूल्य नहीं थी, उसकी बहुत सारे मूल्य थे। उसके ऐसे मूल्य थे जिनका मूल्यांकन करना, जिनको मोनेटाइज करना, जिनका मौद्रिकीकरण करना पॉसिबल नहीं था। तो इसी तरीके से आपदा से होने वाली हानि का भी, हर हर लॉस का हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू नहीं डेवलप कर सकते। तो इसलिए आपदा प्रबंधन अपने आप में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद जो तीसरा सबसे गंभीर पोस्ट माना जाता है, और इन तीनों पोस्ट में, तीनों पद में सर्वाधिक योग्य या सुशिक्षित व्यक्ति जो माना जाता है, वह जिले के स्तर पर माना जाता है, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, या जिले का जो अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, कमिश्नर होता है, वही सब प्रमोट होकर जब सचिव वगैरह बनते रहते हैं, तो यही सबसे पढ़े लिखे हैं। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी बन तो सकते ही। इतिहास आप खंगाल के देखेंगे,
कुछ तो प्रधानमंत्री ऐसे हुए होंगे जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, कई मंत्री ऐसे रहे हैं जिनको अपना नाम भी लिखने नहीं आता, कई मुख्यमंत्री भी ऐसे रहे होंगे, लेकिन ऐसा एक भी डीएम या ऐसा एक भी कलेक्टर, ऐसा एक भी सचिव, ऐसा एक भी कमिश्नर, आयुक्त आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा नहीं हो। तो सबसे ज़्यादा योग्य अगर माने पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में माने या जागरूकता के संदर्भ में माने तो वो डीएम ही तो है, वह आईएएस ऑफिसर ही तो है, वह प्रशासनिक अधिकारी ही तो है। और वही अधिकारी राज्य और जनता के बीच में एक खिड़की का कार्य करता है। जनता अपनी शिकायतें लेकर प्रशासनिक अधिकारी के पास आती है, जनता कभी सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास नहीं जाती। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास केवल रैलियों के भाषण सुनने के लिए जनता जाती है। इससे ज़्यादा जनता की क्या औकात है? जब तक जनता अनपढ़ है यही सब करती रहेगी, और जनता जिस दिन पढ़ लिख जाती है उस दिन अपने अधिकारों के प्रति सहज हो जाती है, सजग हो जाती है, जागरूक हो जाती है, अधिकार मांगना शुरू कर देती है। जैसे आप केरल में जाएंगे, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तो केरल के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि सरकार से किस तरीके से पैसा लेना होता है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमारे किन अधिकारों का हनन हो रहा है, किन अधिकारों को कैसे रक्षा या कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब केरल के लोग पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केरल के लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए वहाँ पर गरीबी नहीं है, इसलिए वहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम अपने अधिकार के पक्ष में अगर देखें, अधिकार के स्तर पर देखें, तो बाकी राज्यों से लोग ज़्यादा जागरूक हैं। झारखंड बिहार जैसे स्टेट की बात करें जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भोकाल बनाने में नंबर 1 है। मतलब उनके पास दुनिया की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उनके पास सोल्यूशन है इसराइल फिलिस्तीन का समाधान क्या हो सकता है, और रातों रात बता देंगे। वो समाधान पढ़े लिखे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तर्क ढूंढेंगे, 4-5 बातों को की जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं, और इन लोगों की जानकारी हवा में चलती रहती है, बैठे बैठे, है ना, दांत में से कुछ फंसे हुए अनाज के टुकड़े निकालते निकालते अमेरिका को निपटा देंगे, कभी कभी फिलिस्तीन को निपटा देंगे, कभी इसराइल को निपटा देंगे, पाकिस्तान तो न जाने कितनी बार दिन भर में खत्म हो जाता है। तो हम उसकी बात नहीं करते। अपने अधिकार के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और एक प्रशासनिक अधिकारी से अपेक्षा होती है कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वह बाकी सारी चीज़ों की जानकारी भी रखता होगा, जिसको नज़र में रखते हुए इस तरह के कम से कम आपदाओं से होने वाली हानि को रोका जा सके। उसके पास ये आइडिया होगा कि किस तरह की आपदा से कैसे निपटा जाता है, किस तरह की आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, किस तरह की आपदा में लोगों का व्यवहार कैसा हो सकता है, और उस व्यवहार के साथ कैसे पेश आना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। तो आपदा प्रबंधन इसलिए पढ़ना है आपको क्योंकि आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, आपदाओं की प्रवृत्ति बदल रही है, आपदाओं की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और आपदाओं का क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश की। जैसे बाढ़ आई थी, सूखा पड़ा, हमने चक्रवात, फॉरेस्ट फायर वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आज हम लोग क्या करेंगे, आपदा का प्रबंधन है ना, और प्रबंधन का एक खांचा आपके सामने हम खींच के रखते हैं, और उसी खांचे में या फॉर्मेट में हम लोग अपनी क्लास को सीमित रखने की कोशिश करेंगे। आपदा प्रबंधन क्या है, क्यों है, आपदा प्रबंधन क्यों पढ़ना चाहिए? कुछ शब्दावली या कुछ टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, शब्द या पद होते हैं जिनको हम लोग अक्सर यूज करते हैं, उसको भी समझेंगे। आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और इन संस्थाओं से निकली हुई बातें जिनको कहते हैं संधि और समझौते। आपदा प्रबंधन विश्व एवं भारत, या इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, भारत में व्यवस्था कैसी है, फिर विश्व एवं भारत, इन दोनों के प्रबंधन के तरीकों में कहाँ कहाँ तालमेल की कमी है और कहाँ कहाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं। फिर इसमें हम लोग देखेंगे मीडिया की भूमिका, एनजीओ की भूमिका, टेक्नोलॉजी की भूमिका, और समुदाय, जिसको कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM। तो इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन क्या है हम जानते ही हैं,
क्यों ज़रूरी है आपदा प्रबंधन को पढ़ना, इसकी बातचीत हम लोगों ने कर ही ली। क्योंकि आपदा से होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्षति है, वह क्षति न केवल हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण, संस्कृति और मानवीय समाज के स्तर पर भी अच्छी खासी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसलिए इन नुकसान को बचाए रखने के लिए उस आपदाओं का प्रबंधन ज़रूरी होता है। कुछ शब्दावली में जैसे कि कुछ तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि हज़ार्ड क्या होता है, वल्नरेबल किसे कहते हैं, वल्नरेबल एबिलिटी क्या होती है, रिस्क क्या होता है, कैपेसिटी किसे कहते हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं कि टीआरएम क्या होता है, टोटल रिस्क मैनेजमेंट। आईआरएस क्या होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। एसओपी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। इस तरह के कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, टेक्निकल शब्द। और संधि समझौते में हम लोग देख सकते हैं कि जो इवन डीआरआर है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है ना, या फिर सेंदाई फ्रेमवर्क है। और सेंदाई फ्रेमवर्क में जब हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एचएफए है, एचएफए ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। और इससे भी पहले है याकोहामा, याकोहामा 1994 में हुआ था। ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था 2005 में, और 2015 में आपका सेंदाई फ्रेमवर्क चल रहा है अभी तक। फिर हम लोग इसके साथ देखेंगे कि सेंदाई फ्रेमवर्क के साथ किस तरीके से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की बातें चलती हैं पैरेलली। एक बात चल रही है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, तो कहीं ओजोन के प्रबंधन को लेकर बातें चल रही हैं, अलग समझौते चल रहे हैं। कहीं पर पेरिस एग्रीमेंट ग्रीन हाउस गैस को लेकर चल रहा है। फिर किसी जगह पर सस्टेनेबल गोल्स और उसके लक्ष्य चल रहे हैं अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें जो मिला जुला कर हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, इन सारे पहलू की चर्चा करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। चलिए, तो ये दोनों पक्ष तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आप समझ ही गए होंगे। कुछ शब्दावलियों से शुरुआत करते हैं, जिसमें कुछ को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार क्विकली देख लेते हैं। हजार्ड का मतलब होता है विपदा या संकट। हजार्ड का मतलब हिंदी में कहते हैं विपदा या संकट। यह किसी घटना के होने की संभावना को दर्शाता है जिसे क्षति हो सकती है, जिसे नुकसान हो सकता है। यह आपदा के पूर्व की स्थिति है। अगर इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो यही संकट या विपदा अंततः आपदा में बदल सकती है। दूसरा हम लोगों ने देखा था वल्नरेबिलिटी, या फिर उसको कहते हैं सुभेद्यता। वल्नरेबिलिटी या फिर उसको कहते हैं सुभेद्यता या संवेदनशीलता, भी कहीं कहीं इसको लिखा जाता है संवेदनशीलता। सुभेद्यता का मतलब वह समाज, वह समुदाय या उस क्षेत्र के सारे कमजोर पक्षों को इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से किसी भी खतरे के प्रति नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। सारे कमजोर पक्ष इसमें आएंगे, जैसे जनसंख्या है, वृद्ध जनसंख्या का होना, बीमार जनसंख्या का होना, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, अकुशलता का होना, प्रशिक्षण का नहीं होना। ये सब इस वल्नरेबल होने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, इसके अर्ज को बढ़ा देता है, इसकी सुभेद्यता की इंटेंसिटी या तीव्रता को बढ़ाने का काम करता है। रिस्क हमने पढ़ा था, किसी संकट या किसी आपदा से होने वाली वास्तविक क्षति का अनुमान है, उसका गणित है, उसका कैलकुलेशन है, उसकी गणना है कि किसी भी संकट से, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके घर में या आपके एरिया में, आपके गांव में अचानक से बर्फ पड़ जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, वह नुकसान की गणना ही रिस्क होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ पड़ गई, तो कई बार क्या होता है कि सेम इंसिडेंट से कुछ भी खतरा नहीं हुआ। बर्फ पड़ी, ओले वृष्टि खूब हुए, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आपका गांव एक ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर कोई ऐसा बहुत शानदार इंडस्ट्री नहीं है, शीशे के घर नहीं है ना, तो कुछ टूटा फूटा नहीं, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा। लेकिन मान लीजिए कि बर्फ ऐसे समय में पड़ रही है, ओले ऐसे समय में पड़ रहे हैं जब खेतों में फसलें खड़ी हैं, तो सारी की सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। रिस्क उस समय बढ़ जाता है। तो रिस्क उसी को कहते हैं कि संभावना कितनी है, इसी को जोखिम कहा जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कैपेसिटी, क्षमता सुभेद्यता के ठीक अपोजिट होता है, ठीक विपरीत होता है। सुभेद्यता में समाज के जो कमजोर पक्ष होते हैं, वही क्षमता में समाज के मजबूत पक्ष होते हैं। जैसे युवा जनसंख्या का होना, प्रशिक्षित लोगों का होना, शिक्षित संस्थाओं का होना, जागरूकता का होना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, अधिकार के प्रति चेतना का होना, किसी हजार्ड को लेकर पहले से ही अवेयरनेस होना। ये सारी चीज़ें किसी समाज की कैपेसिटी का काम करती हैं। कैपेसिटी दो स्तर पे होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है नॉन स्ट्रक्चरल।
स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो क्षमता दिखाई दे या वे सभी उपाय जो किसी आपदा को रोकने के या उसके प्रभाव कम करने के लिए बनाए गए हों, निर्मित हों और दिखाई दें। भौतिक जो होते हैं ना उपाय, उसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। जैसे बांध बनाना, जैसे कि तटबंधों का निर्माण करना, जैसे कि मजबूत बिल्डिंग बनाना, है ना? इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रक्चरल होती हैं। नॉन स्ट्रक्चरल क्या होती है? वही शिक्षा, प्रशिक्षण, अभ्यास, ड्रिलिंग करना, मॉक ड्रिल करना, ये सारी चीज़ें नॉन स्ट्रक्चरल लेवल पर आ जाती हैं। कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो है टीआरएम, इसको कहते हैं टोटल रिस्क मैनेजमेंट। टोटल रिस्क मैनेजमेंट या टीआरएम का मतलब ये होता है कि किसी संकट से संभावित सभी खतरे को लगभग शून्यता तक लेके आना, खतरे की संभावना को शून्य कर देना, इसी को टीआरएम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क है बड़ी खराब सी और उस सड़क पर संभावना है कि यहाँ पर बस कभी भी पलट सकती है। अभी वास्तविक रूप से पलटी नहीं है बस, आपको पता है कि बस कभी भी पलट सकती है। यहाँ आगे जो टर्न है, जो मोड़ है, वो बड़ा खतरनाक किस्म का है, जिसको ब्लाइंड टर्न कहते हैं हम लोग। तो उस तरह के मोड़ है वहाँ पर, तो बस पलटने के खतरे हैं। यह खतरा जोखिम है, रिस्क है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो इसको मैनेज करने के लिए जैसे मान लीजिए कि यह सड़क है, इस तरीके से जा रही है और इतना शार्प तरीके से ये मुड़ी हुई है और ये सड़क दो हिस्सों में डिवाइड है, मतलब कि 2 लेन की सड़क है, ये बीच में डिवाइडर है और डिवाइडर हल्का सा है, बहुत बड़ा डिवाइडर नहीं है। जैसे होता है ना सड़क पर डिवाइडर, आप देखेंगे ये सड़क है तो कई डिवाइडर केवल नाम के होते हैं, ऐसे इतने ऊंचे होते हैं, यही पूरी सड़क को घेर के रखते हैं, इस तरीके से बांट के रखते हैं। कुछ सड़कों पे डिवाइडर केवल लाइन खींच के बनाए जाते हैं ऐसे, और कुछ सड़कों पर जो डिवाइडर होते हैं ये अच्छे खासे ऊंचे ऊंचे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। कुछ सड़कों पर जो डिवाइडर होते हैं वो चौड़े होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लोग लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं। इस तरफ का ट्रैफिक, इस तरफ का ट्रैफिक एक दूसरे को दिखाई भी नहीं देता, इतने सघन इंटेंस हो सकते हैं। इस तरह की सड़क है, यहाँ पर बस के पलटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप क्या करेंगे? ये रिस्क तो है, पलटी नहीं है, बस पलट जाएगी तो फिर मैनेज करना है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई सारे उपाय हो सकते हैं। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़, इस ब्रेकर के आगे एक बोर्ड लगवा देते हैं, आगे स्पीड ब्रेकर है, लगवा देते हैं कि भाई आगे खतरनाक मोड़ है। इस तरफ भी ऐसा ही बोर्ड कुछ कुछ हम लोग लगवा देते हैं। तो बोर्ड लगाने से क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि कोई ड्राइवर कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, तो वह बोर्ड पढ़ेगा, देखेगा और देखने के बाद वह अपने आप अपने वाहन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नहीं करता है किसी कारणवश, तो स्पीड ब्रेकर की वजह से उसकी स्पीड अपने आप ही कम होगी, करनी पड़ेगी उसको। अब मान लेते हैं कि स्पीड ब्रेकर पर भी अपना स्पीड ब्रेक नहीं करता है, तो फिर वो ब्रेक ही हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर जोखिम कम करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं कि नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा, उसका नंबर यहाँ पर, उस हॉस्पिटल का नाम, नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, वैसे तो एक कॉमन नंबर होता है पूरे देश भर में, एम्बुलेंस का नंबर अगर कोई स्पेसिफिक है तो, ताकि अगर इन केस की घटना हो जाती, अब घटना हो गई, एक रिस्क था कि बस पलट सकती है, बस पलट गई, बस पलटने के बाद दूसरी रिस्क क्या है कि लोगों की जान जा सकती है, लोग घायल हो सकते हैं। तो जो घायल हुए हैं उनको तत्कालिक रूप से अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए और तुरंत उनको इलाज या चिकित्सीय सुविधाएं मिल पाएँ, तो उनके जान जाने के जो खतरे हैं, जान जाने की जो संभावना है वो शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी कम से कम, अगर शून्य नहीं होगी तो बच गए, तो रिस्क मैनेज हो गया। इस स्तर पे ही रिस्क का मैनेजमेंट किया जाता है, ऐसे इसी को कहते हैं टीआरएम। तो किसी आपदा के पूर्व संकट का निर्धारण करते समय, संकट का पूर्वानुमान करते समय उसके साथ जुड़े हुए जोखिमों का कैलकुलेशन करना और उस जोखिम को शून्य या मिटिगेट या लगभग न्यून करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रबंधन को ही टीआरएम या कुल जोखिम प्रबंधन के नाम से जाना जाता है, टोटल रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। आपदा से पहले की स्थिति, आपदा क्यों क्यों हो सकती है, किन किन कारणों से आपदा हो सकती है। बाढ़ का आना अपने आप में आपदा नहीं है, बाढ़ के आने से क्षति जो होती है वह आपदा है। तो उस क्षति को कैसे बचाया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट करना टीआरएम कहलाता है। आईआरएस, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम, इंसिडेंट मतलब कोई घटना, रिस्पांस मतलब अनुक्रिया, सिस्टम का मतलब प्रणाली। तो घटना अनुक्रिया प्रणाली इसको कह सकते हैं। ये क्या है कि जैसे ये बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम एक होता है, क्या सिस्टम होता है,
लचीला सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सिस्टम क्या है, सिस्टम की कई कड़ियाँ होती हैं, कई स्तर होते हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट है, दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरे से जुड़ा हुआ है। अब आईआरएस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घट गई, कोई हादसा हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। अब उस इंसिडेंट के मैनेजमेंट के लिए केवल इस वाले पार्ट को एक्टिव होना है, बाकी के 3 पार्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आप एक्टिवेट करते हैं, कोई भी सक्रियता आती है, तो उस सक्रियता में ऊर्जा, संसाधन, समय और श्रम, ये 4 चीज़ें तो लगनी ही लगनी है। ऊर्जा लगेगी, संसाधन लगेंगे, समय लगेगा और श्रम लगेगा। ये 4 चीज़ें लगेंगी। तो अगर मान लेते हैं कि कोई घटना यहाँ पर घट गई, आई लिख देता हूँ मैं इसको, इंसिडेंट को, और इंसिडेंट जस्ट हैपेंड, राइट हियर। अब क्या होगा कि अब इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो अब चारों के चारों चीजें लगेगी, समय, श्रम, संसाधन और ऊर्जा, ये चारों चीजें लगी। जबकि इन चारों की आवश्यकता वास्तव में थी नहीं। आवश्यकता किसकी है? तो आवश्यकता केवल इस सिस्टम की। तो हम आईआरएस के माध्यम से अपने पूरे प्रबंधन प्रणाली को इतना लचीला बनाते हैं कि जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है केवल वही कंपोनेंट एक्टिवेट होता है, बाकी सारे डीएक्टिवेट या निष्क्रिय या कम से कम तैयार रहते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पुलिस एक सिस्टम है। अब पुलिस में आईजी, डीआईजी से लेकर हवलदार तक आता है। आपके गांव में कहीं पर एक चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, मान लीजिए चोरी से थोड़ा सा ऊपर का स्तर, डकैती पड़ गई। अब डकैती पड़ गई तो पूरा आईजी दौड़ के आ जाए, मुख्यमंत्री दौड़ के आ जाए, डीआईजी दौड़ के आ जाए, पूरे राज्य के एसपी दौड़ के आ जाए, श्रम संसाधन सब बर्बाद हो रहे हैं। जबकि वास्तविक रूप से जरूरत किसकी है? आपके लोकल पुलिस स्टेशन की शुरुआती जरूरत है, वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होंगे उनकी जरूरत है, उनसे ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो डीएसपी की जरूरत है, राइट। अगर मान लेते हैं उसमें बहुत सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं, पॉलिटिकल एंगल है उसका, दूसरा एंगल है उसका, एक दुश्मनी का एंगल है, खानदानी दुश्मनी है, तो गुत्थियां अगर उलझी हुई हैं तो उस हिसाब से जिसकी जरूरत है उसको एक्टिवेट, चैनलाइज किया जाना चाहिए। अभी नहीं कि कहीं पर मान लेते हैं कि 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई और पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उठ के वहां पर आ गया। किसी ने रोड पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर दिया और पूरा ट्रैफिक महकमा उठकर उसकी गाड़ी को घेरने पहुंच गया, तो जितने का चालान नहीं कटेगा उससे ज़्यादा का संसाधन सरकार का खर्च हो जाता है। तो आईआरएस में ये होता है कि प्रबंधन के समय जिस भी कंपोनेंट या जिस भी तत्व या जिस भी हिस्से या जिस भी सेक्शन या खंड की आवश्यकता होती है, केवल वही खंड एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है, ताकि त्वरित रूप से प्रबंधन पहुंचे, कम समय में प्रबंधन हो पाए, कम श्रम में प्रबंधन हो पाए, कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े और कम संसाधन का व्यय। यही प्रबंधन का मोटिव भी होता है। प्रबंधन क्या है कि भाई मिनिमम संसाधन में मैक्सिमम आप सॉल्यूशन निकालिए, ये मैनेजमेंट होता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ये लचीला सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग बात शुरू करते हैं कि बाढ़ है। अब बाढ़ के प्रबंधन के 3 चरण हैं, हमें पता है। बाढ़ से पहले, बाढ़ के बाद, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद। हमने ये बात कही थी आपसे कि ये सारी तैयारियां आपको पहले करनी होती हैं, पहले के स्तर पे आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है। उस तैयारी का एक हिस्सा है टीम बनाना। आप टीम बनाते हैं। टीम कैसे बनाते हैं? तो टीम बनाते हैं इस तरीके से कि एक टीम जो तैराकों की टीम है, जो राहत कार्यों का वितरण करती है, एक टीम जो दवाई लेकर आती है, एक टीम जो लोगों को विस्थापित करने का काम करती है, एक टीम जो रिकवरी में या फिर बिल्डिंग बनाने में या पुनर्निर्माण में दक्ष है, उसको इस तरीके से ट्रेंड किया हुआ है, इसको इस तरीके से प्रशिक्षित हमने किया हुआ है। अब बाढ़ आ गई, तो जब बाढ़ आ गई उस समय पुनर्निर्माण वाले को ज़्यादा लबलबाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसकी आवश्यकता कब है? जब बाढ़ के बाद के प्रबंधन पे हम लोग आए। तो बाढ़ के दौरान किसकी जरूरत है? पहले तैराकों की जरूरत है और फिर विस्थापित करने वाले लोगों की जरूरत है। तैराक जो डूबते हुए लोगों को बचा के लाएंगे और विस्थापन करने वाले लोग जो उनको ऊंचे स्थानों पर या किसी दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। तो इन दोनों का एक्टिव होना है। फिर जब इन दोनों का काम समाप्त हो जाता है उस पीड़ित समुदाय, पीड़ित व्यक्ति के लिए, तो फिर राहत और दवाई पहुंचाई जाए उन तक। अब ये नहीं होगा ना कि बाढ़ में आदमी डूब रहा है और इसको दवाई देने का काम किया गया, ये दवाई लेके कूद गया, पहले दवाई खाओ फिर बचाएंगे तुमको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? ऊर्जा, समय सबका अपव्यय हो जाएगा।
तो IRS सिस्टम यही अलाउ करता है कि जिस सेगमेंट की, जिस सेक्शन की आवश्यकता हो एक्टिव करने की, सक्रिय करने की, उसी को केवल एक्टिव किया जाए। जैसे आप कोविड में देख भी रहे होंगे कि कोविड का एक केस आया आपके गांव में, आपके गांव में आया मान लीजिए, तो उस गांव में जब केस आता है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं पहुंच जाते, एम्स के अध्यक्ष चेयरमैन नहीं पहुंच जाते वहां पे। लोकल लेवल से शुरू की जाती है बातें, और जिस तरीके का खतरे की इंटेंसिटी है, गहनता है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले लोकल स्तर पे, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, फिर स्टेट लेवल पे जाया जाता है, फिर नेशनल लेवल की बात आती है। IRS इसी को कहते हैं। एक होता है SOP। SOP तो किसी भी घटना को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये बात अच्छे से पता होगी। SOP किसी भी घटना को मैनेज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये होता क्या है वास्तविक रूप से, इसमें देखिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ, इन 5 सवालों के जवाब होते हैं कि कोई भी घटना अगर होती है तो उस घटना में कौन काम करेगा, कौन करेगा, कौन सा पार्ट सक्रिय होगा, कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा, क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, क्यों बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, और कैसे करेगा, यह भी समझना जरूरी है। मान लीजिए बाढ़ का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बाढ़ का ही ले लेते हैं। जो टीम बनाई थी 4-5 अलग अलग, सबको अलग अलग ट्रेनिंग दिया है। तैरने वालों को तैराकी का ट्रेनिंग दिया होगा, दवाई वालों को दवाई के बारे में बताई होगी आपको। राहत कार्य का वितरण कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, क्योंकि भारत में राहत कार्य पहुंचाना अपने आप में एक आपदा है। ये साधारण चीज नहीं है कि किसी जगह पर जाके आप राहत कार्य पहुंचाएं। जापान जैसे देशों को देखें अगर हम लोग, और जापान जैसे देशों से हम लोग सीखने की कोशिश करें, तो वहाँ पर कोई आपदा अगर आती है, वहाँ पर कोई डिजास्टर आता है, और जापान से ज़्यादा डिजास्टर से प्रभावित देश शायद दुनिया का कोई नहीं है। कौन सी ऐसी हादसा है जो वहाँ पर नहीं होती? भयंकर हादसे होते हैं। ज्वालामुखी की बात करें, सुनामी की बात करें, भूकंप की बात करें, किस चीज़ की आप बात कर सकते हैं? सबसे पहला परमाणु दंश झेलने वाला देश, सारे उद्योग धंधे उसके नष्ट हो गए वैसा देश, और उसके बाद उसने न केवल अपने आप को पुनर्स्थापित किया, बल्कि इतना पुरजोर तरीके से पुनर्स्थापित किया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ मुंह उठा के देखती रह गई, और आज भी देख रही है। जापान एशिया में होने के बावजूद पश्चिमी देशों की गिनती में आता है, मतलब अति विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो उसके पीछे केवल सरकार ही नहीं होती कि सरकार उसको बहुत अच्छी मिल गई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत ईमानदार मिल गए हैं, बहुत योग्य मिल गए हैं, बहुत पढ़े लिखे मिल गए हैं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह हिस्सा है उसके जनता का, उसके पब्लिक का, उनकी इंटीग्रिटी का, उनकी भावनाओं का। हाँ, ये सच है, यह जरूर है कि ऐसी भावनाएं शुरू से ही विकसित की जाती हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत सिखाई जाती हैं बचपन से, और बाद में कोशिश की जाती है या उम्मीद की जाती है कि उन गलत चीज़ों को हम अपने प्रैक्टिस में ना लेके आएं। जैसे हमारे यहाँ क्या गलत सिखाया जाता है? पिताजी घर में बैठे हैं, कोई दरवाजे पे आया, बच्चों से बोलते हैं कि जाके बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। कई बार बच्चा जाके बोलाता है पापा कह रहे हैं घर पे नहीं हूँ। तो बाद में जब यही पापा उम्मीद करें कि बच्चा बड़ा हो जाओ और एकदम सच बोले और पूछें कि तुम कहाँ से आ रहे हो, और वो सच बता दे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो ये उम्मीद बेमानी है, क्योंकि आपने दूसरी तरह की संकल्पना उसमें डाली। सिंगापुर में एजुकेशन पर बड़ा फोकस है, और उस एजुकेशन में राष्ट्र निर्माण या नेशनल बिल्डिंग का एक भाव डाला जाता है। किसी जगह की मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में, अब वो सच वीडियो था झूठ वीडियो था मुझे नहीं पता है, लेकिन वो वीडियो बड़ा अच्छा था। छोटे छोटे बच्चों का वीडियो था, कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। स्कूल शुरू होने से पहले एक दूसरे को गले मिलना था, गले मिलते थे फिर अपने क्लास में जाते थे, गले मिलते थे फिर अपने क्लास में जाते थे। ऐसा ही वे अपने टीचर के साथ करते थे। हमारे यहाँ टीचर होना मतलब क्या हो जाता है, अच्छा मेरी तरफ तूने आंख उठा के देख लिया, ये भाव क्यों आना चाहिए? तो वहाँ पर उस तरह की एक शुरू से ही, अब इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि उस बच्चे में ये भाव भरा हुआ है कि बंधुत्व का भाव हमें विकसित करना है, लेकिन शुरू से वो प्रैक्टिस में आ जाता है। शुरू में शायद उनको सिखाया जाता है कि अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए। गंदगी है तो गंदगी को साफ एक साथ करना चाहिए। स्कूल की सफाई खुद करनी चाहिए तो घर की सफाई करेगा, और घर की सफाई करने की आदत होगी तो देश की सफाई करेगा। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, हमारे यहाँ सहूलियतें इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि कॉर्पोरेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर बच्चों का मुंह पोछने तक के लिए चपरासी रखा हुआ है, वो बच्चा क्या करेगा? देश क्यों साफ करेगा? पैसा कमा लेगा, ओहदा कमा लेगा, लेकिन वो जो भाव है ना वो नहीं आ पाता। तो जापान जैसे देशों के साथ हमें को एजुकेशन को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और आपदा प्रबंधन उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है। वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई हादसा हो गया, कोई आपदा आ गई, कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई,
तो जब राहत वितरण का कार्य किया गया और राहत वितरण के लिए मान लीजिए बहुत सारे काउंटर लगा दिए गए, एक काउंटर पे पानी मिल रहा है, एक काउंटर पे फूड के पैकेट मिल रहे हैं, एक काउंटर पे कुछ दवाइयाँ मिल रही हैं, एक काउंटर पे ब्लैंकेट मिल रहे हैं। जिसके घर में 5 सदस्य हैं वो एक काउंटर पे लगता है, अगर सारे बच गए हैं उस हादसे में और सुरक्षित हैं, जब उसकी बारी आती है तो एक ही बोतल उठाता है पानी, दूसरा सदस्य लगा हुआ है दूसरे खाने के काउंटर पे एक ही पैकेट भोजन का उठाता है, कि अपने लिए लाइन में लगते हैं और अपने लिए ही आवंटित पदार्थों को उठाते हैं। वहां पर कोई निगरानी करने वाला नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसकी कल्पना भारत में कर ली। भारत में कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं चक्रवात आ गया, कहीं कोई समस्या आ गई और राहत कार्य का वितरण किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या वो पैकेट का बिस्किट गिराते हैं ना ऊपर से, और समोसे वगैरह गिराते हैं ऊपर से नीचे की, तो गिराते हैं कि कायदे से भाई ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास एक पैकेट जाए ताकि सारे व्यक्तियों तक ये पहुंच जाए। एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाता है कि ताकि उसके हाथ में ज्यादा, वो लंबा है तो पहले ही लपक लेगा, जो नीचे वाले हैं वो बेचारे मुंह ताकते रह जाएंगे, जिसका हाथ बड़ा है उसके हाथ में ज्यादा आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि बाल्टी और बर्तन लेकर खड़ा हो जाता है कि सिर पे रख के ताकि हमारी थाली में ज्यादा गिरे। तीसरा उससे भी चालाक होता है, छाता उल्टा करके खड़ा हो जाता है। चौथा सबसे कमाल का होता है, लुंगी उंगी पहना है खोल के ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे लेके क्या देता है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन करना ही आपदा है। ये चीजें थोड़ी सी इंटीग्रिटी की बात होती है, सत्यनिष्ठता की बात होती है। वो खुद भी परेशान है लेकिन वो दूसरों की परेशानी नहीं समझ रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी जरूरत भोजन की मुझे है उतनी ही जरूरत दूसरे को भी होगी, क्योंकि उसी आफत उसी मुसीबत में वो भी फंसा हुआ है। तो व्यक्ति क्या काम करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा और किस तरीके से करेगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक प्रोसीजर बनाया जाता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर या मानक क्रिया विधि प्रक्रिया, इसको कह सकते हैं। ऑपरेशन का हिंदी पता नहीं, जो भी होता होगा, एसओपी ही कहा जाता है। हर अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको एसओपी मिल जाती है, किस व्यक्ति की कौन सी ड्यूटी है और किस तरीके से उस ड्यूटी को अंजाम देना है। ये कोई अद्भुत घटना नहीं है, अद्भुत शब्दावली नहीं है, आपने सुनाई होगा पहले। लेकिन आपदा प्रबंधन में ये सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपदा प्रबंधन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के पर्सपेक्टिव से ये एक महत्वपूर्ण इसकी बात हो जाती है। कहते हैं से जुड़े हुए जो पहलू हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर संधि होते हैं, समझौते होते हैं, उन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की एक औपचारिक शुरू